हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है वेल्डिंग। आज के वीडियो में हम जानेंगे वेल्डिंग क्या होती है और वेल्डिंग कितने टाइप की होती है। साथ में हम जानेंगे वेल्डिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो दो समान या असमान धातुओं को जोड़ने के काम आती है। वेल्डिंग के लिए हम हीट का यूज़ करते हैं, प्रेशर का यूज़ करते हैं और फिलर मटेरियल का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ वेल्डिंग ऐसी हैं जिसमें हम प्रेशर का यूज़ नहीं करते हैं। आगे हम डिटेल में सब जानेंगे कि कौन सी वेल्डिंग में हम प्रेशर का यूज़ करते हैं, कौन से में हम हीट का यूज़ करते हैं और कौन से हम फिलर मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट है जिसकी इफ़िशियंसी 99% तक होती है। आजकल हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में वेल्डिंग एक इसेंशियल प्रोसेस बन चुका है। किसी भी मेटल को वेल्ड होने के लिए उसकी वेल्डेबिलिटी का होना ज़रूरी है, यानी कि ये मेटल वेल्ड हो सकता है या नहीं। इसको पता करने के लिए 5 मेजर फैक्टर होते हैं, जिसमें होता है मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, सरफेस कंडीशन एंड चेंज इन माइक्रोस्ट्रक्चर। अब हम जानेंगे वेल्डिंग का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो शिप बनाने में होता है, रेलवे की कोचेस बनाने में होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में होता है, अर्थ मूवर बॉडीज़ लाइक जेसीबी या पोकलेन बनाने में होता है, हमारी खिड़कियों के जो शटर होते हैं वो बनाने में होता है, दरवाजे बनाने में होता है और सभी प्रकार के फैब्रिकेशन वर्क में वेल्डिंग का यूज़ होता है। वेल्डिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो रिवेटिंग और कास्टिंग के कंपैरिजन में वेल्डिंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है। वेल्डिंग के दौरान बना हुआ जॉइंट ज़्यादा मजबूत होता है। वेल्डिंग मेटल्स और एलॉय दोनों पर की जा सकती है। वेल्डिंग के द्वारा हम जो डिफ़िकल्ट शेप हैं उसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेल्डिंग के इक्विपमेंट पोर्टेबल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं और इनका मेंटेनेंस भी आसान होता है। रिवेटिंग के कंपैरिजन में वेल्डिंग के अंदर नॉइज़ कम होता है और रिवेटिंग के कंपैरिजन में वेल्डिंग करने के लिए जो हमको जगह चाहिए वो भी कम चाहिए। वेल्डिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हार्मफुल रेडिएशन एंड फ्यूम्स निकलती हैं जो कि इंसानों के लिए नुकसानदायक होती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जिन पार्ट्स पर वेल्डिंग की जाती हैं उनके डिस्टॉर्ट होने का खतरा रहता है और उनके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस पैदा होने का भी खतरा रहता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो पकड़ने के लिए जो हमारा वर्क पीस है उसको पकड़ने के लिए जिग्स एंड फिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है। वेल्डिंग करने के लिए हमको स्किल्ड वर्कर चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। लेकिन कुछ वेल्डिंग हैं जिनमें हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, जैसे कि थर्मिट वेल्डिंग। वेल्डिंग का इंस्पेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और कॉस्टली भी होता है। अब हम जानेंगे वेल्डिंग कितने टाइप की होती है। तो वेल्डिंग बेसिकली 3 टाइप की होती है और इन्हीं टाइप के अंदर बाकी सारी वेल्डिंग आ जाती हैं। तो जिसमें पहला है हमारा प्लास्टिक वेल्डिंग, फ्यूज़न वेल्डिंग एंड कोल्ड वेल्डिंग। प्लास्टिक वेल्डिंग, इस टाइप की वेल्डिंग को हम प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं। प्लास्टिक वेल्डिंग के अंदर जो जोड़ने वाले भाग हैं उनको हम उनकी प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करते हैं और प्रेशर लगाकर एक दूसरे को जोड़ देते हैं। इस टाइप की वेल्डिंग को हम लिक्विड सॉलिड वेल्डिंग भी कहते हैं। फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्लास्टिक वेल्डिंग के अंडर ही आती हैं।
फ्यूज़न वेल्डिंग। फ्यूज़न वेल्डिंग को हम नो प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं, यानी कि इस टाइप की वेल्डिंग में हम प्रेशर का यूज़ नहीं करते हैं। फ्यूज़न वेल्डिंग के अंदर जोड़ने वाले मटेरियल को हम उनकी मोल्टन स्टेट यानी कि पिघली हुई अवस्था तक गर्म करते हैं और उनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। इस टाइप की वेल्डिंग को हम लिक्विड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग एंड थर्मिट वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग के ही एग्जाम्पल हैं। कोल्ड वेल्डिंग, इस टाइप की वेल्डिंग के अंदर हम हीट का प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन प्रेशर का प्रयोग करते हैं। इस वेल्डिंग के अंदर जोड़ने वाले भागों को पास में रखकर प्रेशर लगाया जाता है और इनके जो सरफेस के अणु हैं वो आपस में फ्यूज होकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और हमारा वेल्डिंग जॉइंट बन जाता है। इस टाइप की वेल्डिंग को हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी कहते हैं। हमारे नॉन फेरस शीट मेटल, स्पेशली एल्यूमिनियम और इसके अलॉय, इनको वेल्ड करने के लिए हम कोल्ड वेल्डिंग का ही यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग एंड एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, ये सारे कोल्ड वेल्डिंग के ही एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी वेल्डिंग किस कैटेगरी में आती है। इनमें से हम कुछ वेल्डिंगों को यहाँ पर समझेंगे कि वो वेल्डिंग कैसे होती है और उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है। आज हम इन वेल्डिंगों के प्रिंसिपलों को शॉर्ट में जानेंगे और बाद में इन सब का हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे अलग अलग, जिसको आप बाद में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होती है। इस वेल्डिंग को हम स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। ये सबसे कॉमन वेल्डिंग है जिसको आपने अपने घरों के आसपास या रोड पर लोगों को करते हुए देखा होगा। इस वेल्डिंग के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है जो कि फ्लक्स कोटेड होता है और ये इलेक्ट्रोड को जब हम पावर सप्लाई देते हैं और जब ये इलेक्ट्रोड हमारे वर्क पीस से टकराता है तब एक आर्क जनरेट होता है और आर्क जनरेट होने पर हीट जनरेट होती है। यही हीट इलेक्ट्रोड को भी मेल्ट करती है और थोड़ा वर्क पीस को भी मेल्ट करती है। ये दोनों मेल्ट होकर एक वेल्ड पूल बनाते हैं जो कि हमारा जॉइंट होता है। हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स कोटिंग होती है वो गैस एंड स्लैग प्रोड्यूस करती है जो वेल्डिंग जॉइंट को इन्वायरमेंट से बचाती है। इस टाइप की वेल्डिंग हमारे फेरस मटेरियल और नॉन फेरस मटेरियल में यूज़ होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग हो रही है। ये हमारा वर्क पीस है, ये वेल्डिंग मशीन है, ये इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग है, यहाँ पर आर्क जनरेट हो रहा है और यहाँ पर हमारा वेल्डिंग जॉइंट हो रहा है। इसके बाद है मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग की फुल फॉर्म होती है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसको कभी कभी हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या वायर वेल्डिंग भी कह देते हैं। इस टाइप की वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो मेटल का होता है और उसके ऊपर किसी भी तरीके का फ्लक्स नहीं होता है। ये जो मेटल का इलेक्ट्रोड होता है ये एक स्पूल से अटैच होता है। ये स्पूल हमारा एक व्हील की फॉर्म में होता है। हमारा इलेक्ट्रोड एक नोज़ल से बाहर निकलता है और जब ये हमारे वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है तो आर्क जनरेट करता है। आर्क जनरेट होने से हमारा मेटल का इलेक्ट्रोड और वर्क पीस दोनों ही मेल्ट होते हैं और वेल्डिंग जॉइंट का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा स्पूल है जिसके ऊपर वायर इलेक्ट्रोड लिपटा हुआ है।
ये वायर इलेक्ट्रोड हमारा धीरे धीरे नोजल से बाहर निकलता है और वर्क पीस के साथ एक आर्क जनरेट करता है। मिग वेल्डिंग के अंदर हम इनर्ट गैस की भी सप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो जॉइंट है वो इन्वायरमेंट से बचा रहे। ये इनर्ट गैस हीलियम या आर्गन की हो सकती है। इसके बाद आता है टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग को हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी कहते हैं या टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। इस वेल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। ये इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रोड कभी ख़त्म नहीं होगा। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रोड मेल्ट ना होकर हमारे वेल्ड पूल का भाग नहीं बनेगा, लेकिन समय के साथ ये इलेक्ट्रोड हीट पाने पर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर टिग वेल्डिंग का डायग्राम दिखा रखा है जिसमें आप देख सकते हैं ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है और इसको कूल करने के लिए हमने वाटर की सप्लाई दे रखी है और साथ ही में इसमें हमने यहाँ से इनर्ट गैस की भी सप्लाई दे रखी है। ये हमारी वेल्डिंग टॉर्च है, यहाँ पर हमारा गैस नोज़ल है, ये फिलर मटेरियल है। क्योंकि टंगस्टन का इलेक्ट्रोड मेल्ट होकर वेल्डिंग जॉइंट का पार्ट नहीं बनता है, यहाँ पर हमको एक फिलर मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जो पिघल कर इस वेल्डिंग जॉइंट का पार्ट बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर की ओर वेल्डिंग की डायरेक्शन है और कंटिन्यू इस तरीके से हमारा वेल्डिंग जॉइंट बन रहा है। इसके बाद जानेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या होती है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग टिग वेल्डिंग का ही एक एडवांस वर्जन है। इस वेल्डिंग के अंदर एक टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है और साथ ही में एक इनर्ट गैस भी होती है। जब टंगस्टन का इलेक्ट्रोड आर्क जनरेट करता है तो इनर्ट गैस को वो आयोनाइज कर देता है और इस आयोनाइज गैस का टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जब ये टेम्परेचर वाली गैस हमारे वर्क पीस से टकराती है तब एक फ्यूजन की प्रोसेस होती है और हमारा वेल्डिंग जॉइंट बन जाता है। इस टाइप की वेल्डिंग हमारी वहाँ पर होती है जहाँ पर हमको हाई स्पीड वेल्डिंग चाहिए और साथ ही में अगर हमको कटिंग प्रोसेस करनी है तब भी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि कॉपर एलॉय, स्टील, एल्यूमिनियम, निकल एलॉय एंड टाइटेनियम एलॉय, इनकी कटिंग प्रोसेस के लिए भी हम प्लाज्मा आर्क का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीच में है ये नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर आप देखेंगे सील्डिंग गैस है और ये बीच में आप देखेंगे ये प्लाज्मा गैस है। जब यहाँ पर आर्क जनरेट होता है तब क्या होता है, ये जो गैस है हमारी ये आयोनाइज हो जाती है और ये जो नोज़ल है आप देखेंगे यहाँ पर एरिया कम है, तो एरिया कम होने के साथ साथ यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर टेम्परेचर एंड वेलोसिटी दोनों ही इंक्रीज़ होती है और जब हम ये वर्क पीस से टकराती है तब यहाँ पर ये वर्क पीस हमारा पिघल जाता है और एक वेल्डिंग जॉइंट बना देता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो डीसी है। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के अंदर हम एक हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉनों की बीम का यूज़ करते हैं और जब ये बीम हमारे वर्क पीस से टकराती है तब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और जो हमारा मेटल है वो वेल्ड हो जाता है। इस टाइप की जो वेल्डिंग है वो हमारी कहलाती है लिक्विड वेल्डिंग। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये हमारा कैथोड है जहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रिज्म है, ये हमारा फोकसिंग कॉइल है
और ये हमारा डिफ्लेक्शन कॉइल है। ये सारे मिलकर इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं जहाँ पर हमको वेल्डिंग करनी है, और जहाँ पर ये बीम टकराती है वहाँ पर जो मेटल है वो पिघल जाता है और वेल्डिंग हो जाती है। अब हम जानेंगे लेज़र बीम वेल्डिंग क्या होती है। लेज़र बीम वेल्डिंग के अंदर हम लेज़र बीम का यूज़ करते हैं। लेज़र बीम हीट जनरेट करती है और हमारे वर्क पीस को जोड़ देती है। लेज़र बीम वेल्डिंग का यूज़ हम ओवरलैप्ड स्पॉट वेल्डिंग या कंटिन्यूस वेल्डिंग के लिए करते हैं। लेज़र वेल्डिंग का यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में करते हैं, जो हमारे एरो स्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर करते हैं। मेडिकल एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाने के लिए भी हम लेज़र बीम वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो है हमारा रूबी क्रिस्टल है, और जब इस रूबी क्रिस्टल को हम एनर्जी देते हैं तब इस रूबी क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होने के बाद ये फोटोन निकालते हैं, और यही फोटोन हमारी लेज़र का निर्माण करते हैं। और जब ये फोटोन इस मिरर से आते हैं तब ये पैरेलल होते हैं, और इसके बाद हम एक लेंस लगाते हैं जो कि इन पैरेलल लेज़र को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है, और यहाँ पर वेल्डिंग हो जाती है। गैस वेल्डिंग के अंदर हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन इन दो गैसों का यूज़ करते हैं, और जब ये दोनों गैस मिलती हैं तब एक फ्लेम जनरेट करती हैं, और इस फ्लेम के साथ साथ हम एक फिलर मटेरियल का भी यूज़ करते हैं। इस वेल्डिंग के दौरान हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये आप देखेंगे जो रेड कलर का है ये एसिटिलीन का सिलेंडर है, ये ब्लैक कलर का है ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है। यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटर लगे हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे ये हो जा रहा है, और ये वेल्डिंग टॉर्च के अंदर ये दोनों गैस आपस में मिक्स हो जाती हैं, और ये हमारी फ्लेम है। ये फ्लेम जब हम जोड़ने वाले वर्क पीस पर डालते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर 3200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और यहाँ दोनों मटेरियलों को ये पिघला देता है, और हमारा वेल्ड जॉइंट तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग। ये सेम मिग वेल्डिंग के तरीके से है, केवल फ़र्क इतना है कि इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो वायर का होता है, लेकिन उसके कोर के अंदर जो है फ्लक्स भरा हुआ होता है, और इस वेल्डिंग के अंदर हमको अलग से कोई भी इनर्ट गैस देने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये हमारा फ्लक्स कोर वायर है, इसके जो कोर है उसके अंदर ही फ्लक्स होता है, और आप देखेंगे इसमें कहीं से भी बाहर से इनर्ट गैस नहीं दी गई है। जो भी फ्लक्स है वही पिघलकर हमारी गैस शील्ड बना रहा है। इसके बाद आता है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। इस वेल्डिंग के अंदर हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, और साथ ही में 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। इस वेल्डिंग में होता क्या है, जो हमारे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड हैं जब पास में लाए जाते हैं तो आर्क बनाते हैं, और जब इन आर्क के ऊपर हाइड्रोजन का फ्लो होता है तब वो हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो टूट जाते हैं, और बाद में वो फिर से जुड़ते हैं, और जब ये दोनों अणु जुड़ते हैं उस दौरान ये हीट का जो हीट है उसको प्रोड्यूस करते हैं। और आप देखेंगे इस वेल्डिंग के अंदर 3400 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमको मिलता है। इस टाइप की वेल्डिंग के अंदर हम फिलर मटेरियल का यूज़ करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर
देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो पावर सप्लाई है वो एसी रखते हैं। ये हमारे देख सकते हैं आप, दो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड हैं और इनको हाइड्रोजन की सप्लाई दे रखी है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये आर्क जनरेट हो रहा है और ये हमारा फिलर मटेरियल है और ये हमारा वेल्डिंग जॉइंट है। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। ये जो वेल्डिंग है ये आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की सबसे खास बात है कि जिन मटेरियल की मोटाई 30 mm से ज़्यादा है ये उनको भी वेल्ड कर सकती है। इस टाइप की वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड वायर होता है वो एक मेटल गाइड ट्यूब के थ्रू फीड करा जाता है और ये मेटल गाइड ट्यूब भी क्या होती है, हमारी कंज्यूमेबल होती है और जो इलेक्ट्रोड वायर होता है वो भी कंज्यूमेबल होता है। और जब इस इलेक्ट्रोड को पावर सप्लाई दी जाती है तो एक आर्क जनरेट होता है और जो आर्क जनरेट होता है वही हमारे मटेरियल को पिघलाकर एक वेल्डिंग जॉइंट बना देता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पावर सोर्स है, ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ पर एक वायर रील है जहाँ से हमारा वायर इलेक्ट्रोड जा रहा है। ये कंज्यूमेबल गाइड ट्यूब है। आप देखेंगे यहाँ पर जो वर्क पीस है वो वर्टिकली जोड़े जाते हैं। ये हमारा रिटेनिंग शू है, यानी कि ये इस साइड भी लगेगा और इधर भी लगेगा जो कि दिख नहीं रहा है, और इसके नीचे भी हम एक सपोर्ट देंगे ताकि जो वेल्ड हम करें उसका लीकेज कहीं से भी ना हो। ये जो हमारा रिटेनिंग शू है इसको हम वाटर से ठंडा करते रहते हैं ताकि हमारा जो जॉइंट है वो भी ठंडा होकर जल्दी से सॉलिड हो जाए, क्योंकि इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर हम इसको जल्दी से ठंडा नहीं करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा वेल्ड करने में। अब हम जानेंगे थर्मिट वेल्डिंग क्या होती है। थर्मिट वेल्डिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर डिपेंड करती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो कि हीट प्रोड्यूस करती है। थर्मिट वेल्डिंग के अंदर हमारा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर का मिक्सचर रहता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड 78% एंड एल्यूमिनियम पाउडर 22% होता है। इस मिक्सचर को हम मैग्नीशियम रिबन की सहायता से जलाते हैं या इग्नाइट करते हैं, और यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब ये मिक्सचर इग्नाइट होता है तब हमको हमारा आयरन मिलता है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिलता है। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एज ए स्लैग काम करता है और साथ ही में हमारी हीट जनरेट होती है। इस वेल्डिंग को करने के लिए हमें एक क्रूसिबल या सिरेमिक मोल्ड लगता है जिसके अंदर हमारा ये मिक्सचर भरा रहता है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी पिघला हुआ आयरन हमको मिला है वो वेल्ड करने वाली सरफेस पर हम फ्लो करा देते हैं और ठंडा करने के बाद हमारा जॉइंट तैयार हो जाता है। इस टाइप की जो वेल्डिंग है वो स्टील कास्टिंग की रिपेयरिंग में होता है। जो हमारी फोर्जिंग होती हैं उनको रिपेयरिंग करने के काम आती है। जो हमारी रेल हैं या पटरियां हैं उनको जोड़ने के लिए भी थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा क्रूसिबल है जिसके अंदर हमारा मिक्सचर भरा हुआ है। जब हम इसको इग्नाइट करते हैं तो इस तरीके से ये मोल्ड जो हमारा मेटल है वो पिघल कर इस पर गिर जाता है और एक जॉइंट बन जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर भी ये क्रूसिबल है, ये थर्मिट मिक्सचर है। ये थर्मिट मिक्सचर जब इग्नाइट होता है तो पिघल जाता है और हमारा जो आयरन है वो इस मोल्ड से होते हुए इस जॉइंट तक पहुँच जाता है। इस वेल्डिंग में एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि जिस पार्ट्स को जोड़ना है, यानी कि अगर हमको ये पटरी जोड़नी है तो इसको हमको पहले से ही प्री हीट
करना पड़ता है। तो आई होप आपने यहाँ पर वेल्डिंग कैसे होती हैं, कितने टाइप की होती हैं जाना होगा। आई होप अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।